टीन प्राइम का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें पीएफआई की बजरंग दल से तुलना करने को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई की बजरंग दल से तुलना करने और इन पर बैन लगाने का दांव क्या चला, ये दांव खुद कांग्रेस को ही भारी पड़ गया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गई। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मंगलवार के दिन बजरंग बली के अपमान में उतर कर आई है, तुष्टीकरण की राजनीति की यह पराकाष्ठा है। मैं कांग्रेस से कहूंगा कि वो आग से खेल रही, और आग से खेलना आसान नहीं होता, वो खिलाड़ी को नष्ट करती है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो ये पीएफआई से बैन हटा देंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताइए, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे, मेरी बात याद रखना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी कांग्रेस को खुलकर घेरा। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि राम और राम मंदिर के मुद्दे पर कई बार घिर चुकी कांग्रेस क्या अब बजरंग दल के मामले में भी सियासी तौर पर फंसने वाली है? और वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार के पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे के ऐलान के साथ ही राज्य की सियासत में हंगामा मच गया है। ऐसे में कयास शुरू हो गए हैं कि शरद पवार ने अगर अपना फैसला नहीं बदला तो एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा। इस बीच शरद पवार के भतीजे अजीत पवार समेत अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। अजीत ने कहा है कि शरद पवार ने इस्तीफे का कारण नहीं बताया, ऐसे इस्तीफे का ऐलान सही नहीं है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। किसी ने भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। एज अ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक परिवार के नाते
सबने मेरा सुनना चाहिए और 2-3 दिन दे दो। मैंने भी सबके सामने ये रखते हुए मैंने खुद ने 7-8 दिन सोचा और सोचने के बाद मैंने वो मेरे मन की बात लोगों के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने रखी है। इसीलिए ऐसा रिएक्शन आएगा ऐसा मुझे लगा नहीं। मेरे को नहीं, पार्टी में बिल्कुल बात नहीं हुई थी। मैंने बल्कि पवार साहब को अभी स्टेज पे जब ये घटना चल रही थी तभी मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने हमसे बात भी नहीं किया? तो बोले मैंने अगर बात किया होता तो आप लोग हाँ बोलते क्या मुझे? तो ऐसा भी उन्होंने मुझे मतलब बोला। खैर वो बात जो भी है, हम लोग बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि परेशान हैं, दुखी हैं। हमारे जब उन्होंने बोला तो कुछ मिनटों तक तो हमको समझ में नहीं आया कि अब इसका रिएक्शन क्या देना, क्या बोलना, क्या सोचना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने तो उसे भी पछाड़ दिया है। कांग्रेस को जिस काम के लिए करने में वर्षों लगे वो इन्होंने 6 सालों में ही करके दिखा दिया। पंजाब की सरकार भी दिल्ली जैसी भ्रष्ट पॉलिसी ला रही थी, पर अभी उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं? दिल्ली के खजाने को चोट पहुंचाने का काम किया, शराब कारोबारियों के साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट करने का काम किया, और जिसने योजनाबद्ध तरीके से ये लूट की खुली छूट मचाई वो मुख्य आरोपी तो जेल में है, किंगपिन अभी बाहर और किंगपिन के साथी भी बाहर है। जांच एजेंसियां जांच पूरी भी करेगी और जो अभी बाहर बचे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। और अब बात उत्तर प्रदेश की सबसे खतरनाक खानदारी बेगम की, जिसका नाम है शाइस्ता परवीन, जिसकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश की सबसे खतरनाक खानदान की बेगम है शाइस्ता परवीन। जिसकी तलाश में पुलिस दिन रात एक कर चुकी है। प्रयागराज की हर गली, हर मोहल्ले, चौक चौबारे में पुलिस का कड़ा पहरा है। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी कैमरे तक शब्बे पर पुलिस की नजर है। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और शाइस्ता हर रोज ठिकाने बदल रही है। कई बार पुलिस शाइस्ता के बेहद करीब भी पहुंची, लेकिन कभी किस्मत का साथ तो कभी फुल प्रूफ जानकारी नहीं होने की वजह से शाइस्ता बचकर निकल जा रही है। पुलिस 4 दिन पहले शाइस्ता परवीन के काफी करीब पहुंच गई थी। शाइस्ता को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन पुलिस की तरफ से चलाया गया था। पुलिस को प्रयागराज में शाइस्ता के होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर अशरफ की ससुराल के पास शाइस्ता देखी गई थी। अशरफ की ससुराल प्रयागराज के हटवा में है। सूत्रों की माने तो जब पुलिस की टीम रेड करने वहां पहुंची तो बुर्का पहने मुस्लिम समाज की महिलाओं ने पुलिस की टीम को घेर लिया। पुलिस आगे नहीं जा पाई और इसी का फायदा उठाते हुए शाइस्ता परवीन फरार हो गई। पुलिस सूत्रों के माने तो जब लोगों को मालूम चला कि पुलिस दबिश देने आ रही है तो उन्होंने मस्जिद से अनाउंसमेंट कराई। बकायदा ये कहा गया कि घर की महिलाएं बाहर निकले और इसी भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता फरार हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गद्दी समाज के लोग शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। पुलिस शाइस्ता को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सूत्र बताते हैं कि सरकारी महकमे में लेडी डॉन के कई मददगार हैं जो अंदर खाने उसे बार बार बचा रहे हैं। मतलब ये कि नेता से लेकर अधिकारी तक हर जगह शाइस्ता के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बार बार उसकी मदद करने में जुटे हुए हैं।
असल में यूपी पुलिस के लिए शाइस्ता का पकड़ा जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि शाइस्ता वो राजदार है जो अतीक के जेल जाने के बाद से उसके काले कारोबार और अपराध का साम्राज्य संभाल रही थी। मतलब शाइस्ता ही वो कड़ी है जो अगर एक बार गिरफ्त में आ गए तो उसके जरिए अतीक गैंग का पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जा सकता है। इसलिए अतीक के एक एक गुनाहों की राजदार उसकी पत्नी शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पुलिस को कई बार उसकी लोकेशन भी मिली, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है उससे पहले ही शाइस्ता फरार हो जाती है। असल में प्रयागराज के कई इलाकों में अतीक के कट्टर और पुराने समर्थक रहते हैं जो पुलिस के आने पर खुद तो बाहर नहीं आते, परिवार की बुर्का पहनी महिलाओं को बाहर कर देते हैं। यही पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है और इसी बात और वक्त का फायदा उठाकर शाइस्ता लोकेशन बदल लेती है। इससे पहले यूपी पुलिस ने शाइस्ता के ठिकानों की जानकारी के लिए नैनी जेल जाकर अतीक के वकील खान सौतल हनीफ से भी सवाल किए, जो अतीक का बड़ा राजदार है और उमेश पाल के किडनैपिंग के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस बीच पुलिस को एक अहम जानकारी मिली है। शाइस्ता पर भी उमेश पाल की हत्या से पहले मुंडी पासी से भी मिली थी। मुझे फंसाया जा रहा, शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। आखिरी बार शाइस्ता से कब मिली थी? चार भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ बाप मर गए, भाई भी मर गई, मेरी भौजाई भी मर गई। चुनाव के पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये मरिया भी थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव के पीरियड हम भाग आए। मीडिया के सामने अपनी बात रखकर मुंडी पासी अचानक संकरी गलियों की जाल में गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने ढके छुपे अंदाज में ये माना कि वो शाइस्ता से मिली है। मुंडी पासी आपराधिक किस्म की महिला है और जमानत पर रिहा है। मुंडी पासी शाइस्ता परवीन की मददगार मानी जा रही है। पुलिस कौशाम्बी बॉर्डर तक महिला मुंडी पासी की तलाश कर रही है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है, शहर शहर की खाक छान रही है, लेकिन पुलिस को ना तो शाइस्ता मिल रही और ना ही अतीक के भाई की पत्नी जैनब का अभी तक कोई सुराग लग पाया। और अतीक की बहन आयशा नूरी की तो पुलिस को अभी तक कोई खोज खबर भी नहीं लगी है। ऐसे में इस पूरे मामले में प्रयागराज की एक और लेडी डॉन का नाम सामने आ रहा है। एक कंपनी में नई लेडी डॉन की एंट्री। शाइस्ता की शागिर्द आई सामने। चौबीस फरवरी को उमेश पाल पर चली पहली गोली से ही माफिया सरगना अतीक अहमद की अपराध की दुनिया की तबाही शुरू हो गई। बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और फिर अतीक और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। दो बेटे तो पहले ही सलाखों के पीछे हैं, अब बची है तो केवल उसकी बीवी शाइस्ता परवीन और कुछ ऐसे साथी जो कभी जराइम की दुनिया में अतीक अशरफ के लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे। शाइस्ता पुलिस के साथ लुका छिपी खेल रही है। पुलिस उसे हर जगह खोज रही है। इसी खोजबीन में पुलिस के हाथ सुराग लगा एक लेडी डॉन का। लेडी डॉन जिसका नाम मुंडी पासी है। मुंडी पासी का अतीक गैंग के साथ क्या कनेक्शन है उस पर बात आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मुंडी पासी कौन है। अपराध की दुनिया से उसका पुराना नाता है। पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में मुंडी पासी के नाम के सामने हिस्ट्री शीटर है। जैसे ही लेडी डॉन मुंडी पासी का नाम अतीत गैंग के मददगार के रूप में सामने आया और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि वो शाइस्ता की मदद कर रही है, वैसे ही मुंडी पासी ने देर नहीं की और वो अचानक मीडिया के सामने आई। मुंडी पासी प्रयागराज की ही रहने वाली है और उस पर शाइस्ता की फरारी में मदद करने का आरोप है। मुंडी पासी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। आसपास के इलाके में उसे लेडी डॉन कहा जाता है। मुंडी पासी पर आरोप लगे हैं कि उसने फरारी के दौरान शाइस्ता परवीन की छिपने में मदद की थी, लेकिन मीडिया के सामने आते ही मुंडी पासी ने अतीक गैंग के किसी भी तरह से मदद से इनकार कर दिया। फार्सी लगाया जा, हमारी दुश्मनी है सर,
दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। आखिरी बार शाइस्ता से कब मिली थी? चार भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ बार मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई। मुंडी पासी ने आरोप लगाया कि अतीक के इशारे पर उसके परिवार वालों की हत्या करवाई गई थी। इसी वजह से अतीक और उसके परिवार वालों से उसकी दुश्मनी है। मूलचंद पासी के पता कर लीजिएगा, अतीक अहमद मरवाए हैं। कौन मरवाए हैं? अतीक अहमद। हाँ, लहास भी नहीं मिली। मूलचंद पासी की लहास भी नहीं मिली, तब विधायक थे। किसने मरवाया था? मूलचंद पासी को। अतीक अहमद। बहुत पहले तब विधायक थे, तभी हम भी छोटे थे, हमारे भाई की डेड बॉडी भी नहीं मिली। चार भाई, मूलचंद पासी जो करीबी दिखाया जा रहा मेरा भाई है। हाँ, मुंडी पासी ने शाइस्ता के साथ मुलाकात की बात कबूली, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई इसके बारे में शाइस्ता ने कोई जानकारी नहीं दी। चुनाव के पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिला भी थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव का पीरियड है, हम भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। जबकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले भी मुंडी पासी और शाइस्ता परवीन की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के दौरान अतीक का गनर एहतेशाम भी उनके साथ मौजूद था। ये वही एहतेशाम है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पुलिस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी शाइस्ता तक पहुंचाने में जुटा है। सूत्रों का दावा है कि 4 दिन पहले भी पुलिस को शाइस्ता परवीन के प्रयागराज में होने की खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम फौरन वहां पहुंची, लेकिन आरोप है कि वहां बुर्का पहनी कई मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। सूत्रों का ये भी कहना है कि पुलिस की टीम के वहां पहुंचने के बाद मस्जिद से एक अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें महिलाओं को घरों से बाहर निकलने के लिए कहा गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता प्रयागराज में ही छिपी है और मुस्लिम समुदाय के लोग उसकी छिपने में मदद कर रहे हैं। उधर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा के लोकसभा सदस्य बृजभूषण शरण सिंह